Today we are going to study the chapter My First Steps. Let's dive in and explore what it teaches us. I may never have become a cricketer, and this book would certainly not have been written if an eagle eyed relation, Mr. Narayan Masurikar, had not come into my life the day I was born. That is July 10, 1949. तो मैं कभी भी एक अच्छा रिनाउंड क्रिकेटर नहीं बन पाता और ये बुक भी नहीं लिख पाता अगर एक ईगल आइड रिलेशन बेसिकली उनको ऐसे पर्सन के लिए यूज़ करते हैं हम एक्सप्रेशन जिसकी बहुत शार्प विजन स्किल्स होती है और ऑब्जर्वेटरी स्किल्स होती हैं। तो अगर नारायण मासुरीकर अगर मेरी लाइफ में नहीं आते जिस दिन मैं पैदा हुआ था तो मैं एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाता और ये बुक भी नहीं होती। It seems that Nan Kaka, as I call him, who had come to see me in hospital on my first day in this world, noticed a little hole near the top of my left earlobe. तो जो नान काका नारायण मासुरेकर को प्यार से नान काका बुलाते थे और वो उनको जब वो पैदा हुए थे तो हॉस्पिटल में मिलने आए थे। उन्होंने देखा कि मेरा जो ये ईयर है इसके लेफ़्ट ईयर के ईयर लोब पे होल था। तो बेसिकली ये जो ईयर होता है इस पे जो जहाँ पे हम ईयरिंग्स पहनते हैं उसके ऊपर वाले हिस्से पे होल। The next day he came again and picked up the baby lying on the crib next to my mother. So वो दूसरे दिन आए और उन्होंने जो बेबी था क्रिब मतलब कि जहाँ पे वो छोटे से बच्चे की जो ऐसे होती है ना बैडिंग ऐसे होती है वो एंड इट हैज़ 4 legs। तो वो उस क्रिब में से न्यू बॉर्न बेबी को जब जिसमें लटाते हैं तो उस क्रिब में से जो मेरी मदर के साइड में था उसमें से नारायण मासुरेकर मुझे उठाते हैं। To his utter horror, he discovered that the baby did not have the hole on the left earlobe. तो एक वो utter horror means एकदम से वो सरप्राइज हो जाते हैं और he discovered उन्हें पता चलता है कि जो बेबी है उसके होल नहीं है लेफ़्ट ईयरलोब पे। A frantic search of all the cribs in the hospital followed, and I was eventually located sleeping blissfully beside a fisherwoman, totally oblivious मतलब कि unaware of the commotion मतलब कि एक तरीके से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है I had caused। तो लास्ट फ्रैंटिक सर्च मतलब कि एकदम से हड़बड़ाहट वाली सर्च, एकदम से बहुत हम इमोशनल हो जाते हैं और फिर हम उस स्टेट में जब होते हैं मतलब अनकंट्रोलेबल जो हो जाते हैं तो वैसा वो वैसे स्टेट में सब थे और सारी क्रिप्स जितनी भी हॉस्पिटल में थी उन सब को में देखते हैं एंड इवेंचुअली मीन्स लास्ट में वो सोए हुए मिलते एक फिशर वुमन की साइड में और वो बिल्कुल ऐसे मस्त होके सो रहे होते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता होता उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनकी वजह से कितना डिस्टर्बेंस और कमोशन अप्रोर अनरेस्ट क्रिएट हुआ है। The mix it appears followed after the babies had been given their bath। तो ये कब हुआ ये जो मिक्सअप फिशर वुमन का बेबी उधर आ गया और वो फिशर वुमन के पास चले गए। तो ये जब वो बेबीज़ थी उनको बात दी जा रही थी। Providence had helped me to retain my true identity and in the process charter the course of my life। प्रोविडेंस यहाँ पे डिवाइन पावर की बात करी गई कि उनकी वजह से आज मैं अपनी रिटेन कर पाया माई ट्रू आइडेंटिटी। मैं जहाँ से बिलोंग करता था मैं वहाँ पे आ पाया और इन द प्रोसेस उसी दौरान चार्टर द कोर्स ऑफ माई लाइफ, उसी दौरान मेरी लाइफ की डायरेक्शन भी मुझे मिल पाई। लाइफ की डायरेक्शन इन द सेंस कि वो कहाँ पे एक क्रिकेटर फैमिली से बिलोंग करते थे तो वो वहाँ पे
उन वापस आ पाए, जिससे कि उनकी लाइफ जो सेट थी, क्योंकि वो क्रिकेटर बनने वाले थे ना, तो वो भी हो पाए पॉसिबल. I have often wondered that what would have happened if nature had not marked me out and gave me my card by giving me that small hole on my left earlobe, and if Nan Kaka had not noticed this abnormality. तो वो कभी कभी कभार सोचते हैं, वंडर करते हैं कि क्या होता अगर नेचर ने उनको ये होल जो है, ये जिससे वो और लोग बच्चों से सेपरेट हो पाए, वो अगर नहीं दिया होता, और नान काका जो थे उन्होंने ये नोटिस नहीं करा होता कि मेरे लेफ्ट ईयर लोब पे होल है. Perhaps I would have grown up to be an obscure fisherman toiling somewhere along the west coast. तो perhaps मतलब मैं बेशायद मैं बड़े होके एक obscure fisherman, obscure मतलब कि जिसे कोई जानता ना हो, तो मैं एक obscure fisherman बनता और toiling मतलब कि हार्ड वर्क कर रहा होता somewhere along the west coast. And what about the baby who for a spell मतलब कि for a short time took my place? I do not know if he is interested in cricket or whether he will ever read this book. तो उस बेबी का क्या होता जिसने मेरी जगह ली थी? क्या वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड होता? क्या वो इस बुक को कभी पढ़ता? I can only hope that if he does, he will start taking a little more interest in सुनील गावस्कर. मैं बस आशा ही कर सकता हूँ कि अगर वो पढ़ता तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगता सुनील गावस्कर जी में. My most vivid recollection of my childhood cricket playing days is the time I almost broke my mother's nose. तो सबसे मुझे अच्छी तरह जो याद है, रिकलेक्शन मतलब मेमोरी जो है मेरी, वो है मेरी चाइल्डहुड क्रिकेट प्लेइंग डेज, जब मैंने अपनी मदर की नोज़ पे लगा दी थी. She used to bowl to me in the small gallery of our house where we played our daily match with a tennis ball. तो वो घुटनों पे घुटनों पे नील डाउन होके वो मेरे को बॉल फेंकती थी और हम टेनिस बॉल से खेलते थे. क्योंकि वो सिंस द एरिया वॉज स्मॉल शी वुड नील टू बॉल और rather lob the ball to me. So स्मॉल गैलरी में मतलब उनका घर जो था उसमें बहुत ही कम जगह पे वो खेलते थे ऑब्वियसली. तो वहाँ पे उनकी मदर मतलब नील डाउन होके उन्हें बॉल फेंकती थी और rather lob the ball to me, मतलब कि या तो वो नील डाउन होती थी और या तो वो ऐसे तरीके से बॉल को फेंकती थी एंगल पे. I hit one straight back and caught a bang on the nose which started bleeding. तो मैंने एक बार जब उनने मेरे को बॉल किया तो मैंने एक बार जब मारा तो उनकी नाक पे जाके लगी वो सीधी और उनकी नाक से खून आने लग गया. Although it was a tennis ball, the distance between the two of us was very short, which accounts for the force with which the ball hit her. तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम था, तो जिसकी वजह से जो बॉल थी वो बहुत ज़्यादा फोर्स से जाके उनकी नाक पे टकराई. I was frightened, but she shrugged it off, washed her face, and as the bleeding stopped, we continued the game. तो वो एकदम से डर गए थे कि भाई उनकी मदर ने डांटेगी, बट उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और अपने फेस को वॉश किया और जब ब्लीडिंग स्टॉप हुई तो उन्होंने गेम को भी कंटिन्यू किया. But for the rest of the day it was only forward defense for me. I restrained myself and played no attacking shot. तो वो बाद में जब उन्होंने खेलना वापस शुरू किया तो उन्होंने कोई भी उसके बाद अटैकिंग शॉट नहीं मारे.
क्रिकेट टू यूज़ एज अ क्लीशे इज़ इन माई ब्लड। तो टू यूज़ एज अ क्लीशे मतलब कि ऑथर बता रहे हैं कि मतलब एक बहुत कॉमन फ्रेज़ वो यूज़ करने वाले हैं। तो इज़ इन माई ब्लड, और वो कॉमन फ्रेज़ है कि मेरे ब्लड में है, मेरे खून में है क्रिकेट। माई फादर वॉज अ गुड क्लब क्रिकेटर इन हिज डेज एंड अ कीन स्टूडेंट ऑफ द गेम। तो उनके जो फादर हैं वो बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, गुड क्लब क्रिकेटर इन हिज डेज, और बहुत ही कीन मतलब बहुत जो एंथुसियास्टिक है गेम को लेकर और सीरियस है। Even now we have interesting discussions on various aspects of the game, and I have found his advice invaluable in the development of my career. तो आज भी हमारे बीच में बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं गेम के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेकर, और उनकी एडवाइस थी वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहे मेरे कैरियर के डेवलपमेंट में। एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड, I have had the privilege of having a cricketing mother who helped me to take the first steps in the game I have come to love. तो मैं बहुत ही फॉर्चुनेट मानता हूँ खुद को कि मेरी जो मदर हैं वो उन्हें भी क्रिकेट में इंटरेस्ट था, और उन्होंने मेरे गेम के शुरुआती दौर में काफ़ी हेल्प की। My uncle Madhav Mantri, who played for India in 4 official tests, though not very successfully, was a force to reckon मतलब कि ये इनफॉर्मल वर्ब होती है जिसे हम यूज़ करते हैं सोचने के लिए, विद इन फर्स्ट क्लास गेम्स। तो उनके जो अंकल थे वो उन्होंने 4 ऑफिशियल टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें वो उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, पर वो लोकल गेम्स में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। Whenever I went to my uncle's house, my favorite pastime used to be to take out his pullovers and caress them with a sense of longing. तो जब भी मैं अपने अंकल के घर पे जाता हूँ तो मेरा फेवरेट पास टाइम मतलब कि मेरी फेवरेट जो एक्टिविटी हम इंजॉयमेंट के लिए करते हैं वो होती है कि मैं उनके पुलोवर्स को निकाल लेता हूँ और उनको केयर्स दैम विद अ सेंस ऑफ लॉन्गिंग। I was so attracted by the India Test pullovers that once I even dared to ask him if I could take one, since he had so many. So मैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था उन पुलोवर्स को देख के कि एक बार मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या मैं इसमें से ले सकता हूँ एक, क्योंकि उनके पास बहुत सारे थे। My uncle told me that one has to sweat and earn the India colors, and I too should work hard to earn the distinction. तो उनके अंकल ने बोला कि एक किसी को अगर ये चाहिए तो उसे बहुत मेहनत करनी चाहिए और तब इस इंडिया कलर्स को अचीव करने के लिए। दैट इज़ अ लेसन आई हैव नेवर फॉरगॉटन। तो उन्होंने इस एडवाइस को बहुत ही वैल्यूएबल माना और वो कभी नहीं भूल पाए इसको। Looking back, I am glad that my uncle did not succumb to my childish fancy and instead taught me that there was no shortcut to the top. तो मैं जब लुकिंग बैक मतलब कि मैं रेट्रोस्पेक्ट करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है मैं ये सोच के कि मेरे अंकल ने सकम मतलब कि सरेंडर नहीं किया मेरी चाइल्डिश फैंसी पे, और ये सोच के मुझे नहीं दिया कि अरे ये तो बच्चा है चलो एक दे देते हैं। नहीं, उन्होंने बल्कि मुझे लेसन सिखाया कि देयर वॉज नो शॉर्टकट टू द टॉप। अगर मुझे वो इंडिया कलर्स जीतना है, मुझे वो पुलोवर्स चाहिए जिस पे कि छपा हो इंडिया का फ्लैग, तो मुझे भी मेहनत करनी होगी। I was also fascinated by the many souvenirs he had and the large number of trophies he had won. तो मैं वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे। बहुत सारे सोवेनियर्स मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें किसी चीज़ का रिमाइंड करते हैं, किसी इवेंट का और किसी मेमोरी का। तो उनके सोवेनियर्स क्रिकेट से रिलेटेड और उनके पास जो ट्रॉफीज़ थी उन्होंने जो जीती थी, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए इसको देख के सुनील गावस्कर।
What I liked most was the stamp bearing the autographs of the 1952 India and England teams, and I love to linger over the autograph of every player. सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, वो जो स्टम्प बियरिंग, मतलब कि वो जो विकेट्स होते हैं ना ऐसे, तो ये जो स्टम्प होता है तो उस पे जो फोटो ऑटोग्राफ्स बने हुए थे 1952 इंडिया एंड इंग्लैंड टीम्स के, वो उन्हें सबसे अच्छे लगे. आई लव टू लिंगर ओवर द ऑटोग्राफ ऑफ एवरी प्लेयर. तो वो बहुत समय लेके उन्हें देखते, हर एक ऑटोग्राफ प्लेयर, हर एक प्लेयर के ऑटोग्राफ को बहुत ही ध्यान से और समय लेके देखते. Right from the beginning, I wanted to become a batsman and I hated losing my wicket. तो शुरुआत से ही मुझे एक बैट्समैन बनने का बहुत शौक़ था और मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं था. This became such an obsession with me that if the rest of the boys ever caught me out, I would fight and eventually walk home with the bat and the ball. तो ये मेरा अंदर इतना ऑब्सेशन हो गया था इस बात को लेकर, तो लगाव सा हो गया था कि अगर कोई मेरे को आउट भी कर देता था तो मैं उनसे लड़ता और इवेंचुअली मतलब कि एंड में मैं फाइनली घर चला जाता बैट और बॉल को लेके. दिस वुड ब्रिंग द गेम टू एन एब्रप्ट एंड सिंस नोबडी एल्स हैड अ बैट और बॉल, तो एकदम से सडनली एब्रप्ट मतलब कि सडनली गेम ख़त्म हो जाता था, और क्योंकि किसी के पास भी बैट और बॉल नहीं था मेरे अलावा. द बॉयज़ cursed and called me names, but the tension did not last long and we generally got on very well. तो जो बॉयज़ थे वो cursed and called me names मतलब कि उन्हें ऐसे बोलते हैं पागल और मतलब गालियाँ देते. बट ये ज़्यादा समय तक नहीं रहता, वो जल्दी ही वापस से खेलना शुरू हो जाते. Among these early comrades with whom I played were the Empire brothers, the Mantrikar brothers and the several others who made up our team. तो वो अपने शुरुआती दौर के फ्रेंडों के नाम बता रहे हैं. Whenever I batted, they would decide beforehand मतलब पहले से ही, that they would appeal at a particular ball and whether I was out or not, I had to go by the majority verdict. तो जब भी मैं बैटिंग का टर्न आता था मेरा, तो वो पहले से ही सोच लेते थे कि वो किसी बॉल पे मुझे ऐसे बोलेंगे कि ये मतलब ये तो हारने वाला था, और ऐसे करके मुझे आउट कर देंगे, और मुझे भी मानना पड़ जाता था क्योंकि ज़्यादातर बॉयज़ फिर उस मतलब साथ दे देते थे, मतलब कि जो मेजॉरिटी वर्ड मतलब कि ज़्यादा वोट्स जिस चीज़ को जाएंगे, तो ज़्यादातर बॉयज़ मिलके आते थे, अरे नहीं ये तो आउट होना चाहिए था, और मैं ऐसे आउट भी हो जाता था. वी ऑफन प्लेड मैचेस अगेंस्ट टीम मेड अप ऑफ बॉयज़ लिविंग इन द नेबरिंग बिल्डिंग एंड दे वर ट्रेमेंडस इंटरेस्ट इन द ट्रॉफीज एज वी कॉल दैम. तो हम बेसिकली मैचेस खेलते थे हमारे जो नेबरी बिल्डिंग में जो बॉयज़ रहते थे उनके साथ, और बहुत सबको ही बहुत इंटरेस्ट था हमारी ट्रॉफीज़ में. These trophies were small white metal cups for which we all contributed and bought for a little as rupees 1.5. तो ये जो ट्रॉफीज़ थी ये छोटे स्मॉल वाइट मेटल कप्स थे जिनको हम पैसे सब कंट्रीब्यूट करते और ख़रीदते. So this was the end of the chapter. Let's go over to the summary of the chapter. My first steps is an autobiography of the great cricketer Sunil Gavaskar. So ये जो चैप्टर था ये एक छोटा सा पूरी ऑटोबायोग्राफी थी, उसका पार्ट था सुनील गावस्कर जी की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका पार्ट था. ऑटोबायोग्राफी बेसिकली जो खुद से लिखते हैं उसे ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, और जो कोई दूसरा हमारे लिए लिखता है उसे बायोग्राफी कहते हैं. बर्थ टाइम इंसिडेंट, तो पहले उन्होंने बताया कि वो कैसे जब उनके एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ वो कैसे
गुम गए थे और फिर वो बाद में फिशर वुमन के पास मिले। नेक्स्ट वन इज़ चाइल्डहुड क्रिकेट प्लेइंग डेज इंसिडेंट वाइल प्लेइंग विद हिज मदर। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे वो बचपन में अपनी माँ के साथ खेलते थे और कैसे एक बार उन्होंने अपनी माँ के नाक पे लगा भी दी थी। फैमिली लिंक विद क्रिकेट एंड हाउ इट हेल्प्ड हिम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज करियर। तो फिर उन्होंने बताया कि उनके पूरी फैमिली कैसे क्रिकेट से जुड़ी हुई थी। उनकी मदर भी क्रिकेट इंटरेस्ट था उनका क्रिकेट में, उनके फादर भी गुड क्लब क्रिकेटर रहे, उनके अंकल भी बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे। तो और उनकी वजह से उनको कितना सपोर्ट और हेल्प मिली उनके करियर में। प्लेइंग क्रिकेट विद हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स। फिर उन्हें लास्ट में वो कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे और वो उनकी ट्रॉफीज़ क्या होती थी उस सब के बारे में बताएं। थैंक यू एवरीवन।